चैप्टर है नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडियन टैक्सेशन एनआरआई टैक्सेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात पॉइंट्स ये आता है, अगर तू एफआईआई की इनकम निकाल रहा है तो तुझे पता है सेक्शन 115 पीडी लगता है जब एफआईआई की इनकम निकाल रहा होता है। तो इसके अंदर जब तू अगर सेल कर रहा होगा, कोई भी सेल ऑफ बॉन्ड वगैरह कर रहा होगा और उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया निकल के, तो इसके अंदर टैक्स रेट 10% लियो, 12.5% मत लियो, क्योंकि 12.5% उनके इसके अंदर लगता है जब 112 अप्लाई होता है। और 112 के अंदर तुझे पता है यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर्स आते हैं जो भी लिस्टेड होते हैं, वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होता है। इन तीन केस के अंदर 112 अप्लाई होता है, बाकी सभी केस के अंदर 112 अप्लाई नहीं होता। तो इस केस के अंदर अगर मान के चले, जो मैंने तेरे को पॉइंट्स बताया कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और सेल ऑफ बॉन्ड करके, तो इस केस के अंदर तेरे को टैक्स रेट एफआईआई का क्या लेना है, 10% लेना है। 10% ले लियो, ध्यान रखो 12.5% मत लियो। भले ही तेरी डेट ऑफ सेल क्या है 30 जुलाई 2024 के बाद हो, ठीक है, ध्यान रखियो। अगर तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बॉन्ड हुआ है और वो भले ही तेरी डेट ऑफ सेल क्या है 30 जुलाई 2024 के बाद हुई हो, उसके इसके अंदर तो भी तेरे को 10% ही लेना है, ध्यान रखियो, क्योंकि 112 अप्लाई नहीं हो रहा है, तो 10% ही टैक्स लियो, भूल मत जाइयो। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर तू कोई फॉरेन इनकम की फॉरेन कंपनी की टैक्स लायबिलिटी निकाल रहा है और उसकी टैक्स लायबिलिटी के अंदर एक ऐसी इनकम है जो मैं बताता हूँ। देख, पहली ये वाली इनकम जो कौन सी है, इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसे क्या करके सेल ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर करके, सेल ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर करके उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, तो फिर लेकिन जो अनलिस्टेड डिबेंचर के जो इसने सेल करा है वो इंडियन कंपनी के अनलिस्टेड डिबेंचर थे और जो कि सब्सक्राइब करे हुए थे इसने फॉरेन कंपनी के फॉरेन रुपीज़ के अंदर। तो इस केस के अंदर ध्यान रखियो, रेट जो लगेगा 12.5% का लगेगा अगर उसने ट्रांसफ़र जो भी किया है 23 जुलाई 2024 के बाद लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन वाले चैप्टर में जाइए घुस जाएगा, तेरे को ध्यान होगा। तो जब लास्ट में जब तू अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल चैप्टर पढ़ ले तो उसके नीचे फिर एनआर का भी तो आता है कि अगर कोई एनआर या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी एक्वायर करती है, परचेज करती है कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उसका टैक्स रेट क्या हो जाता है 10%, 12.5% लग जाता है। कैपिटल गेन के चैप्टर में तूने पढ़ा था कि टैक्स रेट क्या हो जाएगा 10%, 12.5% लगेगा अगर वो कोई भी सेल करती है क्या, अनलिस्टेड सिक्योरिटी, ध्यान है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अगर वो सेल करती है तो टैक्स रेट क्या हो जाता है 10% या फिर 12.5% अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर टैक्स रेट जो तेरा लगेगा 12.5% लगेगा, 35% मत लगा दियो जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा होगा, 12.5% लगेगा, ध्यान रखियो अनलिस्टेड डिबेंचर के केस में। बाकी जो नॉर्मल इनकम वगैरह वो तो देख लियो। तो कैपिटल गेन का लिंकिंग ध्यान रखियो उस वाले चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे एनआरआई से कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तो किसी की मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल गेन का अंदर आ गया एनआर फॉरेन कंपनी के केस में। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया, अगर तेरे को मान के चल, ध्यान रखियो, अगर तेरे को डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ मिल रहा है पॉइंट्स के अंदर, क्वेश्चन के पॉइंट के अंदर डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ है, एग्जांपल देता हूँ, डिविडेंड रिसीव हुआ है तेरे को ऑन जीडीआर पर, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव पर तेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो ये समझ जाइए कि भाई साहब ये जो है ये नेट ऑफ टीडीएस करके दे रखा है, ये नेट ऑफ टीडीएस करके दे रखा है। तो जब तो अपना आंसर लिखेगा तो उसके इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जब तो लिखेगा कि भाई हाँ मेरे को डिविडेंड मिला ऑन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव, तो ये ग्रोस अप बेसिस पे लिखियो, यहाँ पे अमाउंट क्या लिखे, ग्रोस अमाउंट पे बेसिस पे। जैसे मैंने तुझे एग्जाम्पल में दिया 5.5 लाख रुपये का तेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो तुझे पता जब भी तूने जो जीडीआर जो तूने खरीदा है वो खरीदा है, उसके अंदर क्या खरीदा है, परचेज करा तूने फॉरेन करेंसी के अंदर, ठीक है, तो इस केस के अंदर तुझे पता है 10% टैक्स रेट लग जाता है, लगता है नहीं लगता है नॉन रेसिडेंट को, है लगता है नहीं लगता है, हाँ, तो फिर इस केस के अंदर ध्यान रखियो 5.5 लाख अपॉन में क्या कर देगा तू, 5.5 लाख अपॉन में 89.6 कर दियो, क्यों, क्योंकि तेरे 9.4% रखता है ना टैक्स रेट, 4% सेल्फ हो गया तो 10 प्लस में 4, 10.4% तेरा टैक्स रेट हो जाएगा। तो 5.5 लाख अपॉन में 100 में से 10.4 हटा देगा तो 89.6 आ जाएगा, तो फिर इसका ग्रोस अप कितना निकल के आ जाएगा 6,13,839। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इनकम में दिखा दियो हेड के अंदर, और फिर तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा होगा तो इसके इसके अंदर 6,13,839 का 10.4% निकालेगा तो 61,384 आएगा, जिसमें से माइनस करके 5,50,000 की नेट इनकम बचेगी। लेकिन बस तेरे को ये दिखाना पड़ता है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी है 61,384, ठीक है, जब तो टैक्स लायबिलिटी निकालेगा, क्योंकि 6,13,839 का 10.4% निकालेगा तो 61,384 आएगा। ठीक है, वैसे तो 10% आएगा 61,384, लेकिन बाद में फिर 4% सेस भी और ऐड करेगा, तो फिर तो देख लो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, मतलब ग्रोस अप करना है, भूल मत जाइए, और नीचे जब टैक्स लायबिलिटी निकालेगा उसके इसके अंदर फिर ग्रोस अप वाले अमाउंट पर 10% निकालना है, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भूल मत जाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर तेरे को पोएम डिसाइड करना है कि भाई पोएम इंडिया के अंदर है या नहीं, तो ये तेरे को पोएम के अंदर ये देखा जाता है कि भाई कंडक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस कहाँ से करना है, कैसे मैनेजमेंट कमर्शियल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है, कि भाई हाँ कितना कैसे किस तरीके से बिजनेस करना है नहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई वो जो डिसीजन ले रहे शेयर होल्डर किस लिए ले रहे डिसीजन, मॉडिफिकेशन करने के लिए कि भाई हमारा मॉडिफिकेशन करो, राइट ऑफ अटैचिंग वेरियस क्लास ऑफ शेयर, या फिर इशू करो न्यू क्लास ऑफ शेयर्स, या फिर बोलो सब्सटेंशियली वो ये सेल करना चाहते ऑल द कंपनीज ऐसा, तो इस केस के अंदर
ये हमेशा ध्यान रखिए, अफेक्ट नहीं करते, ये तेरे अफेक्ट नहीं करते कि पोएम से रिलेटेड, मतलब ये सीधी सी बात है, सिर्फ बातें नहीं है। तो इस केस के अंदर मान के चलिए फिर पोएम है ही नहीं इंडिया के अंदर, और उससे नॉन रेसिडेंट की ट्रीट कर दो, जो भी सामने वाले को जो भी स्टेटस है उससे नॉन रेसिडेंट ही मानेंगे, क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करते पोएम को। पोएम के अंदर ये सब बातें नहीं आती, उसे पोएम में ट्रीट मत करिए और उसे नॉन रेसिडेंट ही मानिए सामने वाले को। अगर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड लिखा हुआ है कुछ, राइट, या सब्सटेंशियली बोलते कंपनी ऐसे सेल वगैरह करना है, ये सब बातें लिखी हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसने क्या कमाया, इंटरेस्ट इनकम कमाया है, कहाँ से, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से। तो इस केस के अंदर तुझे पता है इंटरेस्ट अगर इनकम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, तो इस केस के अंदर तुझे ये पता है कितना टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल होता है नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, 5%। लेकिन मान के चल ले वो जो बंदा है सामने वाला नॉन रेसिडेंट, वो कहाँ पर रिसाइड करते हैं, नोटिफाइड जुडिक्शन एरिया के अंदर। तो इस केस के अंदर भले ही तेरा टैक्स रेट यहाँ पे 5% लग रहा हो, उस केस के अंदर फिर तेरा जो TDS कटेगा, ध्यान रखियो 30% से TDS कटेगा और प्लस में 4%, मतलब 31.2% से उसका TDS काटियो इस केस के अंदर, ध्यान रखियो। भले ही यहाँ पे तेरा टैक्स रेट तो तेरा 5% ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तू TDS काटेगा उसका कितना काटेगा, 31.2% के रेट से, ठीक है। अगर मान के चल ले वो जो बंदा है नॉन रेसिडेंट वो अदर देन नोटिफाइड जुडिक्शन एरिया का है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तेरा 5.2% ही लगेगा, क्योंकि 5 + 4% 5.2% ही तेरा टैक्स रेट लगेगा इस केस के अंदर, इंटरेस्ट इनकम के अंदर, ठीक है। अगर NGA के अंदर फॉल हो गया फिर तो 31.2% लगेगा। मान के चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, मान के चलिए फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिली, और वो जो थी फीस फॉर टेक्निकल गवर्नमेंट से मिली और वो अप्रूव थी। तो इस केस के अंदर तो ये पता है गवर्नमेंट से अप्रूव होती है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज होती है, टैक्स रेट क्या लगता है फॉरेन कंपनी को क्या टैक्स रेट लगता है, 20% लगता है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, तो मान के चल मैंने फॉरेन कंपनी ले ली, तो फॉरेन कंपनी की और इसकी इनकम जो हुई है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से 1 करोड़ से ज़्यादा की हुई है फीस फॉर टेक्निकल, तो सरचार्ज का ध्यान रखियो जब टैक्स रेट लगेगा। यहाँ पे सिर्फ ये मत कर दो 20 प्लस में चार्ज, सरचार्ज भी आ जाएगा। सरचार्ज में इस केस के अंदर मैंने 3.2 करोड़ मैंने तेरे को इनकम बताई है, कितनी हुई है 3.2 करोड़, तो इसके अंदर इसका सरचार्ज कितना लगेगा, 2% के रेट से लगेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी है ना और 1 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 10 करोड़ रखता है, तो अप टू 10 करोड़ तक का तो तेरा सरचार्ज कितना आ जाता है, 2% आ जाएगा ना। तो इसके अंदर तेरा क्या जो टैक्स रेट लगाएगा, क्या लगाएगा, 20% वो, प्लस में 2% और प्लस में फिर आ जाएगा 4%, ठीक है। तो इस तेरा निकल के आ जाएगा टैक्स रेट कितना, 21.216%, ध्यान रखिए सरचार्ज का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर तेरे को लाइजन ऑफिस वगैरह दे रखा है जो कि सोलली मेंटेन करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द कैरिंग आउट एक्टिविटी विच आर प्रिपेयर और ऑक्सिलरी इन नेचर, ये वर्ड आंसर में लिखना क्या है, प्रिपेटरी और ऑक्सिलरी इन करेक्टर होते हैं। तो इस केस के अंदर ध्यान रखिए बिजनेस कनेक्शन में नहीं माना जाता, लाइजन ऑफिस को बिजनेस कनेक्शन के अंदर नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन एक इसमें पॉइंट हो रहा है कि भाई लेजन ऑफिस से तेरा बिजनेस कनेक्शन तो नहीं माना जाता, लेकिन एक बात का जो ध्यान रखो, लेकिन लेजन ऑफिस की ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक्सटेंड कर दी है, किस लिए कि नेगोशिएटिंग एंड एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट करता है वो ऑन बिहाफ ऑफ द किसी कंपनी के कारण जो कि कस्टमर इन इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द किसी दूसरी कंपनी के कारण जो कि कस्टमर इन इंडिया के लिए करता है, तो फिर किसके अंदर बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा, भले ही तेरा लाइजन ऑफिस हो, ठीक है। अगर वो लाइजन ऑफिस क्या करता है, नेगोशिएट करता है और एंटरिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पर, वो कौन से कस्टमर के जो इंडिया के अंदर कस्टमर हो रहे हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पर, तो इस केस के अंदर लाइजन ऑफिस भी क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखियो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर तेरे को कोई भी है किसी भी कंपनी को क्या मिल रहा है, कोई पेमेंट मिल रही है, किसके रिगार्डिंग मिल रही है कि भाई साहब वो किसके लिए, डाउन लिंकिंग टेलीविज़न चैनल के वो रिगार्डिंग उसे वो मिल रही है कि पेमेंट मिल रही है सामने वाले को, तो ये समझ लो रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है सामने वाला, या इंडिया वाला पर्सन क्या कर रहा है, ये रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है सामने वाले को, फॉरेन कंपनी को क्या पे कर रहा है, रॉयल्टी, क्योंकि डाउन लिंकिंग टेलीविज़न चैनल को हम क्या मानते हैं, रॉयल्टी मानते हैं, ठीक है। और वो फिर जो डाउन लिंकिंग टेलीविज़न चैनल है वो हम मानेंगे कि भाई ये जो कंपनी रेसिडेंट इंडिया जो पे कर रही है सामने वाले को, हम मानेंगे कि वो मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि जो रिलेटेड टू बिजनेस इन इंडिया है, तो फिर इस केस के अंदर जो रॉयल्टी इनकम वो जो पे कर रहा है वो डीम टू बी एक्रू हो रहा है इन इंडिया मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये अगर कोई नॉन रेसिडेंट कंपनी है एंट्री हुई है एंट्रल एरिया एग्रीमेंट में, किस लिए, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ड्राइंग एंड डिज़ाइन, ठीक है, विच आर डिस्क्राइब एज इंजीनियरिंग फीस। तो इसके अंदर समझ जाइए कि भाई ये क्या है, तेरा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, ये क्या मानियो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड में ही टैक्सेबिलिटी रेट वगैरह देखियो, ठीक है, इस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है ये। अब एक फीस फॉर टेक्निकल रिलेटेड दूसरा टॉपिक है, मान के चल रही कोई भी अगर तेरे को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है फ्रॉम सर्विस यूटिलाइज इन इंडिया, तो इस केस के अंदर डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, भले ही तेरी इनकम, भले ही तूने सर्विसेज रेंडर इन इंडिया करी हो या ना करी हो, तूने सर्विस यूटिलाइज करी है ना इंडिया के अंदर, तो इस केस के अंदर भले ही तूने सर्विस रेंडर इन इंडिया करी हो या ना करी हो, तेरी टोटल इनकम विल बी डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखियो भले ही तेरी ऑफशोर हो या भले ही तेरी ऑनशोर की सर्विसेज
सर्विसेज हो, भले ही बाहर की वो ऑफशोर का मतलब बाहर की, भले ही ऑनशोर की सर्विसेज हो, तूने मतलब सेटिंग अप, इसका एग्जांपल है सेटिंग अप, तूने फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा कर लिया ना, सेटिंग अप तेरा फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा कर लिया ना, जिसके रिगार्डिंग तूने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ली थी, जिसके रिगार्डिंग तूने और प्लांट इन ओडिशा करा है ना, इंडिया के अंदर करा है ना, तो यूटिलाइज इन इंडिया के अंदर करा है ना, अब तू भले ही बाद में तेरा सर्विस रेंडर बहुत ऑफशोर एंड ऑनशोर सर्विस हो, तो इस केस के अंदर तेरा वुड बी डीम्ड टू बी क्रू रेज इन इंडिया मान लिया जाएगा दोनों केस में। नेक्स्ट पॉइंट तेरा ये, अगर मान के चले कोई जर्मन कंपनी ने क्या करा है, 2000 इक्विटी शेयर्स खरीदे 145 रुपये के हिसाब से, तो अगर तेरे खुद सोच, अगर तूने 2000 जो शेयर्स खरीदे और 145 रुपये के हिसाब से, तो तेरी वो जो 2,90,000 रुपये का मतलब तूने 2000 पूरा टोटल मतलब तेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है। फिर बाद में तूने क्या करा, तूने बाद में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया किसी दूसरे एनआर को। एक जर्मन कंपनी ने क्या करे, 2000 इक्विटी शेयर्स खरीदे इंडियन कंपनी के, और फिर बाद में दूसरे एनआर को बेच दिए उसने 615 रुपये के हिसाब से। तो इस केस के अंदर तू खुद सोच टोटल वैल्यू जब तू सेल कर रहा होगा ना, उस केस के अंदर जो तेरी फेयर मार्केट वैल्यू है तेरी 2000 मल्टीप्लाई में तू 615 करेगा तो 12,30,000 आ रही है। फेयर मार्केट वैल्यू तेरी जो है 10 करोड़ से तेरी एक्सीड नहीं कर रही, तो इस केस के अंदर टैक्सेबल इन इंडिया नहीं माना जाएगा, भले ही उसने दूसरे नॉन रेजिडेंट को सेल कर रहा हो, क्योंकि फिर इसकी जो टैक्सेबिलिटी इन इंडिया इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि फॉरेन कंपनी डू नॉट ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि एज वैल्यू ऑफ द इंडिया एसेट डू नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, तो इस केस के अंदर नील आ जाएगा, ठीक है। इनकम में ऐड मत कर दियो, नील डाल दियो, समझ गया ना। क्योंकि देख खुद सोच 2000 मल्टीप्लाई में 615 करेगा 12,30,000 रुपये की सेल, अपने को क्या चाहिए होता है 10 करोड़ से ज़्यादा, तो बस। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब देख फर्दर इन केस अगर तेरे को कॉन्फ्लिक्ट लगता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन द प्रोविजन एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी क्या हो जाती है, एज ए रेजिडेंट बन जाती है, और उसके खुद से जब फॉरेन कंपनी एज ए रेजिडेंट बन जाती है और फॉरेन कंपनी की खुद की प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो इस केस के अंदर कौन मतलब प्रिवेल करेगा, फॉरेन कंपनी एज ए रेजिडेंट मान के चल के उसके सेक्शन एप्लीकेबल करे, फिर फॉरेन कंपनी को जो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वो, तो फिर द लेटर शेल जनरली प्रिवेल, द लेटर शेल जनरली प्रिवेल, इसका मतलब जो फॉरेन कंपनी के जो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं ना वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। भले ही वो फॉरेन कंपनी का स्टेटस क्या हो, रेसिडेंट हो, फॉरेन कंपनी के जो सेक्शन स्पेसिफिकली जो बताए गए हैं वो फॉरेन कंपनी के ही प्रिवेल करेंगे, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो देयरफॉर द टैक्स रेट ऑफ द फॉरेन कंपनी शेल रिमेन द सेम, ठीक है। तो दैट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल जो भी फॉरेन कंपनी, इवन दो द रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी इवन दो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फॉरेन कंपनी चेंजेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, बट जो टैक्स रेट लगेगा वो फॉरेन कंपनी वाला ही एप्लीकेबल होएगा। तो देयरफॉर जब भी जो सामने वाला कंपनी है जब डिडक्ट करेगा, जब तेरा टीडीएस काटेगा फॉरेन कंपनी का, तो अंडर सेक्शन 195 काटेगा जब पेमेंट कर रहा होगा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज की, जब फॉरेन कंपनी को, ठीक है। तो सामने वाला इंडियन कंपनी जब टीडीएस कितना कौन से सेक्शन में काटेगा, 195 के अंदर टीडीएस काटेगा जब फीस मान के चले एग्जाम्पल दे दिया पेमेंट फॉर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहे हैं फॉरेन कंपनी को, ठीक है। फॉरेन कंपनी जो कि रेसिडेंट इन इंडिया, भले ही पोएम इसका रेसिडेंट इन इंडिया हो, टीडीएस कितना किस पे कटेगा 195 के अंदर, ठीक है, बिकॉज फॉरेन कंपनी के जो सेक्शन है वो प्रीवेल करते हैं। लास्ट का चैप्टर का केस सिनेरियो ये आता है GoDaddy.com वाला। GoDaddy.com क्या करवाता है, एक फ़ॉरेन कंपनी है जो कि ये GoDaddy.com LLC क्या है, एक फ़ॉरेन कंपनी है जो कि कंसिडरेशन रिसीव करता है। कंसिडरेशन रिसीव क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है डोमेन का, रजिस्ट्रेशन करवाता है डोमेन नेम, कस्टमर के लिए क्या करता है, डोमेन का रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो इस केस के अंदर ये मतलब बताना पड़ता है कि भाई ये रॉयल्टी ट्रेड करेंगे या नहीं, वो जो फीस रिसीव कर रहा है, ये डोमेन नेम प्रोवाइड करवा रहा है कस्टमर वगैरह को, तो उसके रिगार्डिंग हम इसे रॉयल्टी ट्रेड करेंगे या नहीं। तो हाई कोर्ट का जजमेंट का ये कहना है कि भाई देख, सबसे पहली बात तो ये जो एसएससी है, ये जो फॉरेन कंपनी है, ये डोमेन नेम का ओनर तो है नहीं इसके पास, ये ओनरशिप का राइट तो इसके पास है नहीं, ये कोई सामने वाले को राइट टू यूज़ या फिर ट्रांसफ़र द राइट टू यूज़ द डोमेन नेम टू इट्स कस्टमर ये तो प्रोवाइड करवा नहीं रहा है। बस ये तो एक पर्सनल एग्रीमेंट है इनके बीच में कि भाई मतलब एक काइंड ऑफ एक बार इनका एग्रीमेंट ऐसा बन गया कि भाई ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे डोमेन नेम का, मतलब इसका जो काम है सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का काम है डोमेन नेम के अंदर। मतलब काइंड ऑफ ये तू कह सकता है ये बस फैसिलिटी दे रहा है। क्या फैसिलिटी किस चीज़ की दे रहा है, मेनली फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन कराने की डोमेन नेम के अंदर, ठीक है। डोमेन नेम की फैसिलिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी किस तरीके से, कुछ चार्जेस ऑफ फीस कलेक्ट करके। तो ये इससे ट्रेट ये होता है कि भाई ये फिर इससे ये ट्रेट होता है कि भाई ये इसके पास ओनरशिप का राइट नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट द ओनर ऑफ दिस डोमेन नेम। तो इसलिए हाई कोर्ट ने फिर लास्ट में कह दिया जो भी फिर ये रिसीव हो रहा है बाय द एसएससी फॉर द रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम टू इस कस्टमर, इसे हम फिर रॉयल्टी ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है।
और लास्ट में रॉयल्टी की डेफिनेशन लिख के आ जाइए। ऐसे रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या लिखेगा, रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन इंक्लूडिंग लमसम कंसिडरेशन बट एक्सक्लूड एनी कंसिडरेशन विच वुड बी द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट चार्जेबल अंडर दैट कैपिटल गेन। ठीक है, ये बट इंक्लूड क्या करके करते हैं, ट्रांसफर अगर हम कुछ कर लेते हैं ऑफ ऑल और एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन ऑफ पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये हो गए एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लोज 6 सब क्लोज 6 का ये रॉयल्टी की डेफिनेशन हो गई।